हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एग्ज़ाम तैयारी। हम लोग देखेंगे मैथ पेडागोजी के क्वेश्चंस, ये पेपर 2 के लिए हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन है, कागज़ वलन पर एक गतिविधि के साथ एक शिक्षक एक समानांतर चतुर्भुज और एक त्रिकोण के क्षेत्रों के रिश्ते को चित्रित करने की कोशिश कर रहा था। निम्न में से कौन सबसे अच्छा चरणों के परिवर्तन को दर्शाता है। यानी यहाँ पे क्या है कि टीचर क्या करना चाह रहा है, एक समानांतर चतुर्भुज, ठीक है, और एक त्रिकोण के बीच में क्या रिश्ता होता है उसको बताना चाह रहा है। यानी कि दोनों के बीच में रिलेशनशिप को समझाना चाह रहा है। तो इनमें से कौन सा डायग्राम है जिसके द्वारा वो अच्छे तरीके से समझा सकता है। आप देख लीजिए ऑप्शन 1, 2, 3 और 4 में से देख के और फिर बताइए क्या होगा इसका आंसर, जो कि बिल्कुल अच्छे तरीके से सब चीज़ों को बताए। तो इसमें देखिए जो ऑप्शन हमारा 4 है वो इसका सही आंसर है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक हमने क्या लिया, एक पेपर लिया है जो कि क्या है, एक समांतर चतुर्भुज को दर्शा रहा है और उसको फिर क्या है बीच में से फोल्ड करके दिखा दिया। तो उससे क्या बन गया, उससे हमारा त्रिकोण बन गया। तो इससे टीचर ने मतलब दर्शा दिया कि दोनों के बीच में क्या रिश्ता और किस तरह से हम एक समांतर चतुर्भुज जो है उससे हम त्रिकोण बना सकते हैं। तो इस तरह से हमारा जो 4th ऑप्शन है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, घातांक करते समय एक शिक्षार्थी के नोटबुक में किया गया निरीक्षण इस प्रकार है। यानी एक टीचर ने एक स्टूडेंट को घातांक करना सिखाया। घातांक मतलब संख्या जो उनको गुणा करते हैं तो क्या होता है, ठीक है। तो उसने क्या किया, ये 3 समीकरण को कुछ इस प्रकार से हल किया। अब आपको यहाँ बताना कि इन समीकरण को देख के क्या चीज़ जो है उसे समझ में नहीं आई है। तो ऑप्शन पहला है घातांकों को जोड़ना, दूसरा है घातांकों को जोड़ना और गुणा करना, तीसरा है एक ही आधार के साथ संख्याओं का गुणा और चौथा है विभिन्न आधार के साथ संख्याओं का गुणा। तो अगर आप देखेंगे कि फर्स्ट और सेकंड जो समीकरण है वो उसने बिल्कुल सही किया है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि जब आधार हमारा सेम होता है तो उसकी जो घातें होती हैं वो क्या है, जुड़ जाती हैं। लेकिन जो हमारा थर्ड समीकरण है जिसमें क्या है आधार अलग अलग है, वहाँ पे भी उसने क्या कर दिया है कि गुणा कर दिया है संख्याओं को और घातांकों को जोड़ दिया है, जो कि नहीं है। रूल क्या कहता है कि अगर बेस जो है वो आधार सेम होता है तो घातें जो है उनकी गुणा के समय जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो हमारा क्या होगा कि विभिन्न आधार के साथ संख्याओं का गुणा जो है उसे वो करना नहीं आता है, और ये आप निष्कर्ष निकालोगे तो ऑप्शन 4 हमारा सही होगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गणितीय समस्याओं को सुलझाते समय छात्र अक्सर त्रुटियां करते हैं क्योंकि। यानी कि जब आप मैथमेटिकल जो कॉन्सेप्ट है वो समझाते हैं तो बच्चे क्या है अक्सर गलतियां करते हैं, ठीक है। वो किस वजह से करते हैं जो गलतियां करते हैं। पहला ऑप्शन है वे पर्याप्त अभ्यास नहीं करते हैं, दूसरा है वे कई पाठ्यपुस्तकों का उपयोग नहीं करते हैं, तीसरा है उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति उनके प्रदर्शन को प्रभावित करती है, या चौथा है वे अर्थ बनाने के लिए अपने प्रयासों में अवधारणाओं के वैकल्पिक व्याख्यान बना लेते हैं। तो यहाँ पे आप बताइए क्या होगा सही आंसर, कि बच्चे जो है वो मैथमेटिक्स में गलतियाँ क्यों करते हैं। मैंने आपको ये चैप्टर टॉपिक पूरा पढ़ाया भी अच्छे से। तो हमारा जो ऑप्शन 4 है वो इसका सही आंसर है, कि वो क्या है अपनी एक वैकल्पिक अवधारणाएं बना लेते हैं कि भाई हाँ ये जो क्वेश्चन है इसको इस तरह से सॉल्व किया जाएगा, इसका आंसर इस तरह से निकाला जाएगा। इस वजह से वो अक्सर क्या है गलतियाँ कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखीय समीकरण 1, 2 और 3 दी गई है। एक छात्र समीकरण 3 हल करने में सक्षम नहीं है। शिक्षार्थी को समझ में न आने की सबसे अधिक संभावना कठिनाई के किस क्षेत्र में। तो यहाँ पे 3 समीकरण दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो पहला और दूसरा समीकरण है वो तो उसे समझ में आ जाता है, लेकिन जो तीसरा समीकरण है वो उसे समझ में नहीं आता। वो क्या चीज़ है जो उसे समझ में नहीं आ रही, कठिनाई का जो क्षेत्र है वो क्या हो सकता है। तो आप देख लीजिए तीनों समीकरण को। पहला ऑप्शन है हमारे यहाँ पे कि उन्हें हल करने के लिए 2 समीकरण जोड़ा या घटाया जा सकता है, ये बात समझ में नहीं आई है। या सेकंड है कि 2 समीकरण को प्रतिस्थापन की विधि द्वारा हल किया जा सकता है, ये नहीं समझ में आया है। या तीसरा रेखांक का उपयोग कर समीकरण को हल करने की विधि नहीं समझ में आई है। या चौथा है कि तीसरा समीकरण में दोनों समीकरण को प्रयुक्त संख्या के साथ गुणा करके बदला जा सकता है, ये बात नहीं समझ में आई है। तो इसके लिए आपको क्या देखना है कि सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि जो 3 समीकरण है उससे क्या तीनों में अंतर है।
तो देखिए पहला और दूसरा समीकरण अगर आप उसमें देखेंगे कि जो एक्स की वैल्यू अलग है लेकिन वाई की वैल्यू जो है दोनों में सेम है। जैसे पहले समीकरण में 6y है, दूसरे में भी 4y है, लेकिन थर्ड में क्या है कि एक में समीकरण में 2y और एक में 3y है, तो वहाँ पे वो उसको नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब है कि उसे प्रतिस्थापन विधि जो है उसका ज्ञान नहीं है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही है, उसके द्वारा करना उसे नहीं आता है समीकरण को हल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा छठी में एक शिक्षक प्रत्येक छात्र को 1 सेंटीमीटर ग्रिड कागज और कैंची के एक जोड़ी प्रदान करता है। वह कैसे 2 आयामी आकार 3 आयामी वस्तुओं में तय किए जा सकता है, उन्हें पता लगाने के लिए करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा छात्र तलाश रहे हैं। यानी इसमें देखिए क्या है कि एक टीचर है, उसने क्या किया, बच्चों को सेंटीमीटर ग्रिड पेपर जो है वो दिए और सीज़र दिया। ठीक है, अब वो क्या सिखाना चाह रही है, वो जो 2D शेप्स होते हैं यानी 2 आयामी आकार होते हैं, उनसे 3D शेप कैसे बनाया जा सकता है वो सिखाना चाहती है। ठीक है, तो इसके लिए वो किस कॉन्सेप्ट यानी कौन सी अवधारणा को प्रयोग में ला रही है। पहला है रोटेशन, दूसरा है प्रतिबिंब, तीसरा है जाल और चौथा है दशमलव। ठीक है, तो कौन सी है जिसके द्वारा आप ऐसा सिखा सकते हैं बच्चों को कि 2D जो शेप होते हैं उनसे 3D शेप बनाया जा सके। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन थर्ड। ठीक है, थर्ड नेट कॉन्सेप्ट जो है आप एक बार उसे देख लीजिएगा किस तरह से गूगल करके। इसमें क्या होता है, इसमें यही होता है कि पेपर को कटिंग करके क्या है आप उनको जोड़ जोड़ के फिर क्या है 2D जो शेप है उससे हम 3D शेप बनाना सिखाएंगे। जैसे 1 2 3 नंबरिंग देखिए आप क्यूब बना के सिखा सकते हो ना उसको जोड़ के, तो वही का प्रयोग वो यहाँ पे कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक जबकि गणित की शिक्षा के लिए एक दृष्टिकोण के रूप में समस्या को सुलझाने पर चर्चा में 4 विचार व्यक्त करता है। निम्नलिखित विचारों में से कौन इस दृष्टिकोण को वास्तविक अर्थ औचित्य नहीं है। यानी शिक्षक क्या है यहाँ पे 4 बातें बता रहा है। ठीक है, उसमें से कौन सी बात जो है वो ये एक गणित की जो शिक्षा है उसमें समस्या को सुलझाना यानी प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व किया जाता है उसके लिए सही बात नहीं है। पहला है, मुझे लगता है कि समस्या को सुलझाने पर सवाल वास्तविक जीवन पर आधारित स्थिति से बनाया जाना चाहिए। दूसरा है, मुझे लगता है कि गणित की पाठ्यपुस्तक के कई सवाल समस्या को सुलझाने के लिए इस्तेमाल किए जाने चाहिए जा सकते हैं। या तीसरा है, मुझे लगता है कि ये सामान्य गणित कक्षा के साथ समस्या के समाधान को संबंधित करने के लिए बेहतर है। या चौथा है, मुझे लगता है कि समस्या को सुलझाना और गणितीय तर्क के बीच कोई संबंध नहीं है। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। यहाँ पे देखिए क्या है कि समस्या को सुलझाने के प्रति कौन सी बात सही नहीं है। तो जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है वो सही नहीं है कि समस्या को सुलझाना और गणितीय तर्क के बीच कोई संबंध नहीं है। ऐसा नहीं है ना कि लॉजिकल मैथमेटिकल लॉजिक और आप प्रॉब्लम सॉल्व करने में कोई संबंध नहीं है। अरे मैथमेटिकल लॉजिक लगाकर या प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो ये हमारा जो सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित में नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य है। नैदानिक परीक्षण यानी कि डायग्नोस्टिक टेस्ट जो होते हैं उनका उद्देश्य क्या है, क्यों किए जाते हैं। तो पहला ऑप्शन है माता पिता को प्रतिक्रिया देना, दूसरा है प्रगति रिपोर्ट भरना, तीसरा है अंतिम अवधि की परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र की योजना बनाना, या चौथा है बच्चों की समझ में अंतर जानना। यानी आप डायग्नोस्टिक टेस्ट जो होते हैं या नैदानिक परीक्षण वो क्यों कर रहे हैं, उसमें क्या है बच्चे को के निदान यानी उनको जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए हम करते हैं। ठीक है, यानी प्रॉब्लम कहाँ कहाँ पे उसको आ रही है ये जानने के लिए करते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन 4 है कि बच्चों की समझ में अंतर जानना, टू नो द गैप्स इन चिल्ड्रंस अंडरस्टैंडिंग, यानी कहाँ पे बच्चे जो है चीज़ गैप आ गया, उन्हें क्या चीज़ें नहीं समझ में आई हैं, ये जानने के लिए हम नैदानिक परीक्षण को करते हैं। और बहुत ज़रूरी भी होता है, तभी आपको पता चलेगा बच्चे कहाँ पे चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित की कक्षा में उपयोग होने वाली पूछताछ की रणनीति। ठीक है, तो रणनीति बतानी है आपको, यहाँ पे क्या स्ट्रेटजी होगी अगर आप बच्चों को क्या है एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। पहला है, कक्षा को कोलाहलपूर्ण बनाती है क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा बात करेंगे। यानी अगर आप क्वेश्चन पूछेंगे मैथ में बच्चों में तो बहुत ज़्यादा शोर होंगे, बच्चे एक दूसरे से डिस्कशन करेंगे। दूसरा है, बच्चों के बीच तनाव पैदा कर सकती है और उन्हें शिक्षक के अधिकार को स्वीकार करने के लिए मजबूर कर सकती है। तीसरा, बच्चों को उनके विचार या समझ व्यक्त करने और आलोचनात्मक रूप से सोचने में मदद करती है। या चौथा है, को हतोत्साहित करना चाहिए क्योंकि यह उस बच्चे को नीचा दिखाती है जो उत्तर देने में असमर्थ है। यानी प्रश्न पूछवाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जिन बच्चों को नहीं आता उनको उनको फील होता है कि हमें तो आता नहीं, तो वो डाउन फील करते हैं। तो इसमें से क्या जो है वो सही है आपको बताना है।
तो देखिए जो हमारा ऑप्शन थर्ड है कि बच्चों को उनके विचार या समझ व्यक्त करने और आलोचनात्मक रूप से सोचने में मदद करती है, ये सही होगा। यानी जब आप प्रश्न पूछोगे तभी तो बच्चे क्या चीज़ों को समझेंगे और अपनी अपनी बातें बोलेंगे, ठीक है, तो ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक आवश्यक है। गणित अधिगम के लिए कौन सा सबसे आवश्यक है? देखिए सबसे ज़्यादा आवश्यक बताना है आपको। पहला ऑप्शन है किसी समस्या को हल करने के लिए विभिन्न तरीकों की खोज करना। दूसरा है सभी सूत्रों को याद करना। तीसरा है शिक्षक बोर्ड पर जो लिखता है उसका सही ढंग से नकल करना। या चौथा है एक समस्या को कई बार हल करना। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि अगर आपको मैथ सीखना है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि आप मैथ के जो कॉन्सेप्ट है उनको क्या अलग अलग तरीके से सॉल्व करना सीख पाएँ, ठीक है। ये नहीं कि सूत्रों को रट लें या टीचर ने जो लिखा है उसको वैसे एज इट इज़ कॉपी कर लें। आपको ज़रूरी है तरीके सीखना, इसलिए हमारा ऑप्शन पहला जो है कि किसी समस्या को हल करने के लिए विभिन्न तरीकों की खोज करना, ये हमारा सही आंसर होगा। देखिए हर तरह के क्वेश्चन आते हैं, कुछ ईजी कुछ टफ, तो ये इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक उपयुक्त है। यहाँ पे देखिए पूछा गया है कि सबसे अधिक उपयुक्त है और उच्च प्राथमिक स्तर पर। पहला है व्याख्यान विधि, दूसरा है गतिविधि आधारित अधिगम, तीसरा है समस्या समाधान विधि और चौथा है प्रदर्शन विधि। तो यहाँ पे देखिए मैथ की बात की गई है, ठीक है। मैथ के लिए सबसे बेस्ट मेथड क्या होगा? तो जो हमारा ऑप्शन थर्ड है कि समस्या समाधान विधि, वो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि मैथ क्या है, मैथ में सबसे ज़्यादा, स्पेशली अगर आप उच्च प्राथमिक स्तर पे बात करते हो तो सबसे ज़्यादा अच्छा तरीका जो वो ये होता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। यानी बच्चों को आप ये जो समस्या समाधान विधि, समस्या को उनके सामने रखिए, उसके जो स्टेप है किस तरह से समस्या को सॉल्व करना है, उन सभी को प्रॉपर तरीके से कराएं और उससे सिखाएं, वो सबसे अच्छा मेथड होता है। तो ये थे टोटल 10 क्वेश्चन। मुझे बताइएगा आपने कितने आंसर जो है वो सही किए हैं और क्वेश्चन कैसे लगे बताइएगा। और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।